ऑल लेसन प्लानिंग से पहले जो टॉपिक कल डिस्कस हुआ था, आप प्लीज़ उसका एक वीडियो जो शेयर किया है उसको देख लीजिएगा। तो कल की क्लास में हमने यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान पर डिस्कशन किया था, जिसमें से यूनिट प्लान को मैं कम्प्लीटली डिस्कस कर चुका हूँ। तो टाइप्स ऑफ प्लान में एनुअल प्लान, यूनिट प्लान एंड डेली प्लान। डेली प्लान को ही हम लेसन प्लान कहते हैं, ये कल मैंने बताया था आपको। तो व्हाट इज़ एनुअल प्लान और कैसे इसका फॉर्मेट होता है, देन व्हाट इज़ यूनिट प्लान और कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं यूनिट प्लान, ठीक है, और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, ये डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। तो आज का वीडियो हमारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन प्लानिंग से। देखिए लेसन प्लानिंग क्योंकि जो इसका प्रीवियस नेम था डेली प्लानिंग, मीन्स कि टीचर जो क्लासरूम में जाने के बाद जो भी कुछ करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में, तो वो करने से पहले वो या क्लासरूम में एंटर करने से पहले वो कुछ प्लानिंग करता है, और उस प्लानिंग को ही हम बोलते हैं लेसन प्लानिंग। क्या ज़रूरत पड़ती है लेसन प्लानिंग की, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो कि जब भी आप क्लास में जाएंगे तो आप क्यों जा रहे हैं क्लास में एज अ टीचर, तो आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है कि व्हाट एम आई टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यानी कि टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली आपके माइंडसेट में होना चाहिए। सेकंड, हु एम आई टीचिंग, मैं किसे पढ़ा रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि सेम टॉपिक पर डिस्कशन करते समय बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग आपकी टॉक्स होती हैं, यानी कि आपके एक्सप्लेनेशंस होते हैं। तो बच्चों का जो मेंटल लेवल है उसको भी आपने ध्यान में रखना है। देन हाउ विल आई टीच इट, जो भी टॉपिक आप डिसाइड कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाएंगे कैसे आप, आपका मेथडोलॉजी क्या होगा, आप क्या मेथड यूज़ करेंगे, क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे कि जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव लेकर के आप क्लास में एंटर किए हैं वो एट द एंड ऑफ क्लास अचीव हो जाए। देन हाउ विल आई नो इफ़ द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, आपने क्लास कंप्लीट कर लिया, देन ये कैसे आपको पता लगेगा कि जो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे वो अचीव हो गए हैं। इट मीन्स कि जो टॉपिक आप पढ़ाने गए थे बच्चों को आ चुका है, ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं एट द एंड ऑफ क्लास, क्वेश्चंस हो सकते हैं। इट मीन्स कि आप एक कह सकते हैं कि असेसमेंट टाइप कर लेते हैं कि आपका जो क्लास था वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी ही बातें लेसन प्लान में होती हैं। फ्रॉम द बिगनिंग we frame some learning objectives, and at the end we frame some questions for assessment based on these learning objectives, और उसके बीच में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए की गई सारी की सारी एक्टिविटीज़ आप लिखते हैं। अब लेसन प्लान का फॉर्मेट डिफ़र करता है, ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक, या फिर बोलें कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक। और कई सारी अप्रोचेस होती है लेसन प्लान की, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। तो अप्रोच कोई भी हो, बट जो एक सेंट्रल थीम है वो यही होती है कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से लेकर के लर्निंग असेसमेंट तक का जो सफ़र है वही आपका प्लानिंग का पार्ट होता है। तो आइए जानते हैं कि लेसन प्लानिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए कुछ यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स डिज़ाइन किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी ऑफ व्हाट, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कि क्लासरूम में जाने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो अगर आप में से ऑलमोस्ट सभी ने, क्योंकि बीएड आपने किया है, सीटेट क्वालिफाई किया है, इसीलिए आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फर्दर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी को नॉलेज है कि व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम टेक्सोनॉमी आपने पढ़ा होता है बहुत बेहतर तरीके से। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि डोमेन दिए होते हैं 3। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं आने वाले डेज़ में क्लास एक कंडक्ट करूँगा इसकी, या फिर वीडियो शेयर कर दूँगा आपके साथ, तो आप देख लीजिएगा, ठीक। तो जो ऑब्जेक्टिव है
मेमोरी बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, रिफ्लेक्शन बेस्ड है ना? किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप फंक्शनिंग ऑफ हार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि बच्चों को हार्ट का स्ट्रक्चर पता चले। आपका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि बच्चों को हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग पता चले। आपका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि बच्चों को हार्ट की प्रॉपर एंड कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ बच्चों को जो प्रोसेसिंग है वो पता चले। कार्डिक प्रॉब्लम्स कैसे जनरेट होती हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं हार्ट अटैक की, ये सारी जानकारी आप दें। तो इस तरीके से इजी टू कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है। तो ये ध्यान में रखना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उतना ही हमने डिस्कशन करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो यही है आपका डेफिनेटनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपके पास कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर है लर्निंग मटेरियल एड या टीचिंग मटेरियल एड, जो भी आप उसको कहें। जैसे हार्ट की फंक्शनिंग को हम एग्जांपल लेके अगर चल रहे हैं, तो हार्ट की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास क्या रिसोर्स अवेलेबिलिटी है ना? अब ये रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं या संसाधन संपन्नता की बात करते हैं, तो आपने एडगर डेल का एक कोन पढ़ा होगा, कोन ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव टीएलएम होते हैं वो होता है आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, जिसमें बच्चों को जो आप कंसेप्ट समझा रहे हैं उस कंसेप्ट से डायरेक्ट इंटरेक्ट कराएं। बट क्या हार्ट की फंक्शनिंग से डायरेक्ट इंटरेक्शन पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या हो सकता है? सेकंड आपका आता है मॉडल्स। ठीक है, आप ऑडियो विजुअल एड्स, तो आप ऑडियो विजुअल एड का सहारा ले सकते हैं। एनिमेटेड फॉर्म में आप हार्ट की फंक्शनिंग को समझाएंगे तो मुझे लगता है कि मच बेटर रहेगा रेदर देन सिंपल एग्जांपल्स की। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो फिर हम कुछ एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, है ना, ये यूज़ कर लेते हैं। राइट, तो इस तरीके से ये होता है आपका कोन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एडगर डेल ने ये दिया था, अगर जानकारी नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे जानकारी होगी ही आपको। ठीक है, तो मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस होगा। जितने सेंसेस को आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा पाएंगे उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगी नॉलेज की। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ द नॉलेज ऑफ एंट्री बिहेवियर, अब जो आपको बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्लास में एंटर करते समय बच्चे के पास रेलेवेंट प्रीवियस नॉलेज क्या है, ये भी ध्यान में रखना है। बच्चे के पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसमें कौन सा नॉलेज हेल्प करेगा। तो अगर हम हार्ट फंक्शनिंग पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली उससे पहले बच्चों को ह्यूमन ऑर्गन्स का नॉलेज तो होगा ही। तो हम ह्यूमन ऑर्गन्स का जो नॉलेज है उसको एज अ प्रीवियस नॉलेज या हेल्पिंग एड हम ले सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू ऑर्गन्स तक आएंगे, और उन ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन होता है आपका हार्ट, और हम हार्ट की फंक्शनिंग या हार्ट का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए प्लानिंग करते समय कि बच्चों को इससे पहले क्या नॉलेज रहा होगा। वो कैसे पता चलेगा? कि उससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उसको आप देख लें बुक में से, या फिर उससे पहले की क्लास में जो बच्चे ने पढ़ा होगा रेलिवेंट कोई टॉपिक, उसको आप थोड़ा सा देख लें, ताकि आपका जो फ्रेमवर्क है वो थोड़ा अच्छा हो सके। क्योंकि एंट्री बिहेवियर का पता होना ज़रूरी है ना। इसको हम एक छोटे एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। अगर किसी बच्चे को आप स्कूटी सिखा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उस बच्चे को एटलीस्ट साइकिल का नॉलेज होगा या साइकिल चलाना आता होगा, तो बैलेंसिंग तो कर लेता है टू व्हीलर की। तो अगर बैलेंसिंग कर पा रहा है टू व्हीलर की तो स्कूटी चलाना उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यही तो होता है ना, जब आप स्कूटी सिखाते हैं बच्चे को तो आप ये मान के चलते हैं कि हाँ साइकिल उसको आता है, बट फिर भी उससे एक बार आप पूछ लेते हैं, बेटा कभी साइकिल चलाया है आपने या नहीं चलाया है? ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? अपने आप से पूछिएगा आप। ठीक है, तो इसीलिए
एंट्री बिहेवियर का पहले तो आप खुद से डिसाइड कर लें, एक एजम्पशन बना लें कि ये बच्चे को आता है, और उसके बाद क्लासरूम के अंदर आप क्वेश्चंस के थ्रू ये कंफर्म भी कर लें। अगर नहीं आता है तो एक आप हल्का सा उसका रिवीजन टाइप का दे सकते हैं, हल्का सा समराइज़ कर सकते हैं, ताकि आप जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा उसको समझ सके। प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन द लेसन। आपने क्लास स्टार्ट कर दी पढ़ानी, बट क्लास 40 मिनट तक चलना है। अब 40 मिनट तक किसी बच्चे की अटेंशन को ग्रैब करे रखना इतना आसान नहीं होता। आप खुद को लीजिए, जब आप किसी को सुनते हैं तो क्या 40 मिनट तक आप प्रॉपरली पूरे अटेंशन के साथ सुन पाते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन वहीं पर जब आप कोई सीरियल देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो 40 मिनट क्या आप 4 घंटे तक पूरी अटेंशन के साथ वो मूवी या वो सीरियल देख लेते हैं। रीज़न ये होता है कि मूवी और सीरियल जब आप देख रहे हैं तो वहाँ पर वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है? तो इंटरेस्ट आपका उसमें क्रिएट हो रहा है, तो ही आप उसको देख पा रहे हैं। तो ऐसा ही हमको अपने लेसन में करना है, अपनी क्लास में करना है। तो लेसन प्लानिंग के समय हमको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो टीचिंग है वो फ्लैट ना हो जाए, उसमें कई सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हम दें, कई सारे हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करें बच्चों के साथ, है ना? ताकि एक बोर्डम ना फील हो, बच्चों को हम एक्टिव करें, बीच बीच में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करें, राइट? तो लेसन प्लानिंग के दौरान ही हमें ध्यान में रखना है कि लेसन को हम किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और जो भी तरीके हो सकते हैं वो आप यूज़ करें। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। अब साथ में आपने बच्चों को मोटिवेट भी करते रहना है। अब मोटिवेशन क्यों देना होता है? आप जानते हैं, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होता है मोटिवेशन एंड लर्निंग, ठीक है? मोटिवेशन का हमारी लर्निंग के साथ सीधा सीधा रिलेशन होता है, क्योंकि आप अगर मोटिवेटेड होंगे तो आपका लर्निंग जो होगा वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल हो जाएगा। समझते हैं कैसे? अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा ना, फर्स्ट पॉइंट, तभी आप इसको देखेंगे। उसके बाद आप इसको क्यों देखेंगे? अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है, जैसे केवीएस के जो स्टूडेंट हमारे हैं, वो केवीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर ये टॉपिक आना है एग्ज़ाम में, तो वो इसलिए उसको देख रहे हैं क्योंकि वो मोटिवेटेड हैं। किससे मोटिवेटेड हैं? एग्ज़ाम के बाद मिलने वाले रिज़ल्ट से। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो जॉब लग जाएगा, दैट्स इट, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर आप बच्चों को भी मोटिवेट करें, बच्चों को प्रोत्साहित करें आप, है ना, तो बच्चों की जो लर्निंग है वो इम्पैक्टफुल होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। देखिए, ये टॉपिक जो है ना, ये सिर्फ केवीएस के एग्ज़ाम के लिए नहीं, जहाँ पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आएगा वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। बीएड के स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना भी होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टीचिंग मेथड एंड टेक्निक। आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे ना, लेक्चर मेथड होता है आपका, और रोल प्ले मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। क्या हर मेथड को हम किसी भी टॉपिक में फिट कर सकते हैं या नहीं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है, और उस सब्जेक्ट के अंदर भी जो टॉपिक होते हैं उनका भी अपना एक नेचर होता है। तो उस नेचर के अकॉर्डिंग ही आपको मेथड यूज़ करना है। समझ में आ रहा है? ये कुछ इसी तरह से है कि जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं ना हमेशा, चाकू या नाइफ और सुई। तो जो आवश्यकता सुई पूरा कर सकती है वो चाकू नहीं कर सकता, और जो आवश्यकता चाकू पूरा कर सकता है वो सुई नहीं कर सकती, ठीक है? दोनों हैं सेम मेटल के, बट दोनों की जो ऑब्जेक्टिविटी है वो डिफर करती है। ऐसे ही ब्लेड, चाकू, जहाँ पर आप ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं वहाँ चाकू का नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है आपका कि किसी टॉपिक को आप अगर प्रोजेक्ट मेथड से बहुत बेहतर पढ़ा सकते हैं, तो कोई टॉपिक हो सकता है कि वहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड एप्लीकेबल हो ही ना। किसी टॉपिक को आप लेक्चर मेथड से बहुत बेहतर समझा सकते हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको प्रैक्टिकल मेथड की आवश्यकता पड़े, तो किसी टॉपिक में आप प्रैक्टिकल मेथड यूज़ ही नहीं कर सकते, है ना?
तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी एक टॉपिक पर हम उसके अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। इसी तरह से टेक्निक भी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मास्टरी ओवर, देखिए मेथड क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, इस पर एक सेपरेट वीडियो है और वैसे तो चैनल में है ही, आप उसको देख सकते हैं। एक्चुअली प्लेलिस्ट तो मैंने नहीं बनाई हुई है, बट जब प्लेलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बना करके उसमें शेयर कर दूंगा, सारे के सारे जो टॉपिक्स है वहाँ पर फिट कर दूंगा, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स मैं दोबारा से बना रहा हूँ, है ना, ताकि जो कंटेंट है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रहे। तो मेथड्स, टेक्निक, स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आने वाले डेज में भी इसका वीडियो भी बनेगा। प्रिंसिपल ऑफ मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, देखिए ये तो खैर अब बेसिक चीज़ है कि अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट पर तो मास्टरी होनी ही चाहिए। सब्जेक्ट का A to Z आपको सब पता होना चाहिए, तभी आप अच्छी क्वालिटी बच्चों को दे पाएंगे। और साथ ही साथ किस टॉपिक को आप किस एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर वो मैथोलॉजी का पार्ट आता है, ठीक है। तो हर एक्टिविटी को क्या कहते हैं कंडक्ट कराने की भी आपके पास मास्टरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप रोल प्ले मेथड का यूज़ कर रहे हैं भाई, तो रोल प्ले एक एक्टिविटी मेथड है। अब उस एक्टिविटी को कैसे कराएंगे आप, क्या क्या उसके नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, वो पता होने चाहिए। आप एक ग्रुप डिस्कशन कराना चाह रहे हैं, बट ग्रुप फॉर्म कैसे होता है, ऐसा थोड़ी कि आपने कोई भी 4 बच्चे ले लिए और ग्रुप बना दिया। उसका भी एक अपना नॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप फ्रेम करेंगे, ठीक है। डिबेट करा रहे हैं आप, डिबेट के क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या स्टैंडर्ड, सब पता होना चाहिए। इट मीन्स कि जो एक्टिविटी आप करवाना चाह रहे हैं क्लासरूम के अंदर, वो एक्टिविटी भी, उस एक्टिविटी में भी आपको मास्टरी होनी चाहिए, उसका सब कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर का तो होना ही चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, जितने भी बच्चे आपकी क्लास में हैं कोशिश करें कि सभी बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लासरूम में हो, क्योंकि बच्चा जितना एक्टिव रहेगा ना उतना ही वो सीखेगा। देखिए एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, अपनी लोकेलिटी में कई बार आपने रामलीला देखी होगी, है ना। तो अब मुझे ये बताइए कि जो बच्चे रामलीला देखने जाते हैं उनको वो रामलीला के जो कैरेक्टर्स हैं उनके सारे डायलॉग्स याद होंगे, या फिर जो एक पर्टिकुलर बच्चा रोल प्ले कर रहा है किसी एक कैरेक्टर का उसको याद रहेंगे। तो डेफिनेटली जो रोल प्ले कर रहा है उसको याद रहेंगे, क्योंकि वह एक्टिव पार्टिसिपेंट है, ठीक है। और जो सिर्फ सुनने गया है या देखने गया है वो एक पैसिव पार्टिसिपेंट है। हाँ, अगर वो बहुत ध्यान से सुनता है, उनको प्रैक्टिस करता है तो उसको याद हो सकता है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। तो इसीलिए जितना आप बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन कन्फर्म करेंगे तो उतना ही बच्चों की लर्निंग इम्पैक्टफुल रहेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, और कैसे हम ये कर सकते हैं, इसके लिए ही आपको प्लान करना होता है, ठीक है। आप बच्चों को क्वेश्चंस पूछने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन करके आप ग्रुप टास्क दे करके बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव कर सकते हैं लर्निंग में, समझ में आ रहा है। या फिर खुद आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछें, जो बच्चे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पैसिवली लर्निंग कर रहे हैं तो उनको आप थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट करें, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछें, ठीक है। उनके आइडियाज़ लें, बच्चों से आप आइडियाज़ लें किसी भी टॉपिक पर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये तो टॉपिक जो है ये हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, इस पर हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर बच्चे उसको ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ और एक्टिवली सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट, तो ये आप जानते ही हैं कि जब भी टीचिंग होती है उसके बाद या उसके दौरान कंटिन्यूसली क्या है, फीडबैक आप लेते रहते हैं। अब देखो फीडबैक यहाँ पर 2 तरह का है। पहला तो अब यहाँ पर प्रोवाइडिंग बोल दिया है तो बच्चों के रिस्पॉन्सेस के अगेंस्ट आप कुछ फीडबैक देंगे और उस फीडबैक के बेसिस पे बच्चों को रेनफोर्समेंट भी आप देंगे और कोशिश करेंगे कि रेनफोर्समेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाए। आप हर बार अगर डायरेक्ट नेगेटिव रेनफोर्समेंट देते रहेंगे तो हो सकता है कि बच्चा फिर इन्वॉल्वमेंट बच्चे का थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है या कोई बच्चे से आइडिया पूछा है तो हो सकता है कोई बच्चा बहुत उत्साह में आकर के, एक्साइटमेंट में आकर के
थोड़ा सा इररिलेवेंट स्टेटमेंट बोले या फिर इररिलेवेंट आपको कोई आइडिया दे, तो वहाँ पर आपको चाहिए कि बच्चों को आप वहाँ पर भी थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है, कम से कम इसके लिए तो आप उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दे दें, एंड देन थोड़ा करेक्ट करते हुए उसको, है ना, एक फीडबैक देते हुए, ठीक है, और आगे अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें। प्रिंसिपल ऑफ एडिकेट क्लास कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। लेसन प्लानिंग के समय आपको ये भी ध्यान देना है कि बच्चे जो हैं वो अंडर कंट्रोल रहें या डिसिप्लिन में रहें, ठीक है। कंट्रोल में ऐसे नहीं रखना है कि बच्चों को आपने डांटा या पनिशमेंट देने के लिए कहा कि भाई अगर आप नहीं ध्यान देते हो तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, बाहर भेज दिया जाएगा, मुर्गा बना दिया जाएगा एंड ऑल। आपने कोशिश करनी है कि थ्रू आउट दी टीचिंग आप बच्चों को इंगेज रखें किसी ना किसी रूप में, चाहे उनको कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कह दें, है ना, चाहे आपने कुछ एक्टिविटी दी है उसमें, इस तरीके से आप बच्चों को डिसिप्लिन करते हो और ये होता भी है। आप खुद देखिए, जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और आपको पढ़ाई करनी होती है तो आपसे कोई कहता नहीं पढ़ने के लिए, आप खुद बैठ करके पढ़ाई कर रहे होते हैं, यानी कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में होते हैं। आप खुद से सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, और उठते ही आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अदर देन एग्ज़ाम्स, नॉर्मल डेज़ में क्या होता है, आपका जब मन कर रहा है आप उठ रहे हैं, आप जब मन कर रहा है किताब खोल रहे हैं, तो उस समय आपका डिसिप्लिन ब्रेक होता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को जितना इंगेज करेंगे बच्चा उतना डिसिप्लिन में रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन। आपने पूरा क्लास कंप्लीट कर दिया, आपने सारा टॉपिक जो था आप उस दिन का आपने पढ़ा दिया, लेकिन अब ये भी तो पता होना चाहिए कि बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो इवैल्यूएशन कैसे हो। इवैल्यूएशन सुनते ही हमारे माइंड में आता है सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर, है ना। क्यों, ये तो होता है क्वेश्चन आंसर हमारे माइंड में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चा कॉन्शियस हो जाता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और उनके रिस्पॉन्सेज थोड़ा सा उनकी जो नॉलेज होती है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उससे डिफ़र होते हैं। तो हमें तो पता ही नहीं लग पाएगा ना कि बच्चे को आया है या नहीं आया है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे का एवेल्यूएशन कर लें। और वो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ये आप लोग बीएड में काफ़ी पढ़े रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं हार्ट की फंक्शनिंग का एग्जांपल दे रहा था, तो हार्ट की फंक्शनिंग पर अगर मैं एक इवैल्यूएटरी या फिर इवैल्यूएशन की एक आपको एक्टिविटी बताऊं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने 2 ग्रुप बना दिए। आपने बच्चों से कहा कि भाई देखो, हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग दोनों ही आप पढ़ चुके हो, आप खुद से क्वेश्चन बनाओ ग्रुप वाइज, और ग्रुप ए ग्रुप बी से क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप बी अगर आंसर देता है तो उसे 1 मार्क मिलेंगे, है ना। अगर आंसर नहीं देता है तो फिर 0 मार्क, राइट। और फिर ग्रुप बी ग्रुप ए से क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से आप नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हो, बच्चों के बीच में क्या हो रहा है, एक अपना एक कंपटीशन टाइप का हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा बहुत एक्साइटेड भी रहता है और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। फिर एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन आंसर को ही इवैल्यूएशन ना समझें, ये बात ध्यान में रखनी है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको, हाँ, ग्रुप एक्टिविटी का। आप और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इवैल्यूएशन के। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडुकेट फिक्सेशन ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे लास्ट में, इसलिए आप ऐसा ना करें कि इसको छोड़ दें, ठीक। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है। आपने एक लेसन प्लानिंग की, भाई आपने लेसन प्लान सबने बनाए होते ना, तो शुरू से लास्ट तक आप क्या लिखे रहते हैं आपको पता ही है। क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, डेवलपमेंट्री हो, चाहे आपका प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड हो या कुछ हो, या फिर कुछ एक्टिविटीज़ लिखे रहते हैं। कई बार क्या होता है, क्लासरूम के अंदर आप गए, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका जो आपने टेंटेटिव आंसर लिखा हुआ है सामने से, वो आंसर मिला ही नहीं है आपको, तो उसके आगे का तो फिर अब बेकार हो गया ना आपका। तो ऐसे केस में आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि प्लान बी भी रेडी होना चाहिए, साथ में प्लान सी भी रेडी होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपका प्लान फेल हुआ तो फिर अब आप वहाँ पर ब्लैंक आउट हो जाए, नहीं होना है ना, ठीक है। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का हमने यहाँ पर जिक्र किया है, ठीक। तो लेसन प्लान है
वो रिजिड नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही पूछना है। उसको आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एंड सेकंड है आपका ये एडुकेट फिक्सेशन ऑफ लर्निंग। एडुकेट फिक्सेशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो ये बात हम सब जानते हैं कि अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो 100% लर्निंग तो नहीं होने वाली। कोशिश बहुत बेहतर करेंगे आप, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट फिर भी हो सकता है कोई भी रीज़न, कोई भी ऑब्स्टिकल हो सकते हैं क्लासरूम के बीच में, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग जो है वो 100% ना हो पाए। लेकिन कुछ फिक्सेशन तो होना ही चाहिए। मतलब आप ये लेके चलते हैं कि भैया, जैसे एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, जब हम ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम ये बोलते भी हैं या पढ़ते हैं खुद से, तो हम ये बोलते भी कम से कम मेमोरी लेवल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इतना तो बच्चों को आ ही जाए। एप्लीकेशन और एनालिसिस सिंथेसिस वाला जो जिसको हम क्रिएटिंग बोलते हैं, अगर वो नहीं भी अचीव कर पा रहा बच्चा, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट कम से कम बच्चे को जो पढ़ाया गया है वो टर्मिनोलॉजी तो याद रहे, डेफिनेशन याद रहे और एक्सप्लेन कर पाए एटलीस्ट वो। एप्लीकेशन पार्ट में नहीं जा रहा है तो कोई बात, तो यही चीज़ है आपका एडुकेट फिक्सेशन ऑफ लर्निंग। तो इतना तो कम से कम बच्चों को याद ही हो जाए। तो एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आपको लेके चलने होते हैं कि इतना तो सीखना ही है बच्चे ने, उस पर भी थोड़ा सा प्लानिंग करनी होती है, ठीक। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे लेसन प्लानिंग के, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यूनिट प्लानिंग, एनुअल प्लानिंग भी इम्पोर्टेंट है, बट प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड के। सिलेक्टिव अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो उनमें से, ठीक है, जैसे हम लॉ ऑफ लर्निंग बोलते हैं ना, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग को थोड़ा सीरियसली देखिएगा। अब आते हैं हम अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लानिंग पर। तो आज का जो क्लास हमारा था वो सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लानिंग बताऊंगा, बट फिलहाल अभी थोड़ा सा एक एक्सप्लोर करने के लिए आपके सामने कुछ टॉपिक रख दिए जाते हैं। देखिए जब भी हम अप्रोचेस की बात करें तो लेसन प्लान बनेंगे कैसे, फॉर्मेट क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो 5 तरह के फॉर्मेट बताए गए हैं यहाँ पर, वैसे और भी फॉर्मेट हो सकते हैं, बट हम इनमें से ऑलमोस्ट 2 फॉर्मेट बहुत यूज़ करते हैं। एक होता है 5 स्टेप अप्रोच और एक है आपका RCEM अप्रोच। ब्लूम इवेल्यूशन अप्रोच भी फॉलो की जाती है, ठीक है ना। तो यूनिट अप्रोच तो आपका यूनिट प्लान के लिए हो जाएगा। तो देखिए हर्बर्ट ने दिया है 5 स्टेप अप्रोच, मॉरिसन ने दिया है यूनिट अप्रोच और ब्लूम ने दिया है इवेल्यूएशन अप्रोच। ये अप्रोचेस किसने दिए हैं या फिर इन्होंने जो राइटर्स हैं इन्होंने कौन सी अप्रोचेस, साइकोलॉजिस्ट हैं जो उन्होंने कौन सी अप्रोचेस दी हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप उत्तराखंड LT का पेपर दे रहे हैं या उत्तराखंड आप लेक्चरशिप का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार देखा होगा आपने। तो मॉरिसन ने कौन सा अप्रोच दिया है, यूनिट अप्रोच। ब्लूम ने कौन सा अप्रोच दिया है, इवेल्यूशन अप्रोच। हर्बर्ट ने कौन सा अप्रोच दिया है, 5 स्टेप अप्रोच। अब इसमें 5 स्टेप कौन से हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। RCEM का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनल सेंटर ऑफ एजुकेशन मैसूर, ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये अप्रोच हम अपनी जो प्रेजेंट टीचिंग है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लेवेरियन अप्रोच ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं यूज़ होती है, बट ये भी एक अप्रोच है, इसको आप देख लेंगे। तो आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम अप्रोचेस डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ओवर होता है। आप जो भी यहाँ पर क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप। और साथ ही साथ जो भी टॉपिक आपको आगे पढ़ने हो, आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक हमको पढ़ना था, ये टॉपिक हमने कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं मिल नहीं रहा है, तो आप वो टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पर आपके लिए अच्छा सा वीडियो बना करके शेयर कर दूँगा। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।